सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा परीक्षा की दृष्टि से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। उन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है मनी डिमांड थ्योरी, मुद्रा मांग सिद्धांत। मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, किन किन उद्देश्यों के लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं, और जो मुद्रा की मांग होती है उनको कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं, और इस मुद्रा की मांग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मुद्रा की जो मनी की डिमांड है उस डिमांड में जो कमी या वृद्धि होती है उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। उन सभी का विश्लेषण मनी डिमांड थ्योरी के अंतर्गत किया जाता है। मनी डिमांड थ्योरी को 3 भागों में बांटा जाता है: क्लासिकल थ्योरी, कीनेजियन थ्योरी एंड पोस्ट कीनेजियन थ्योरी। क्लासिकल में हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के 2 अप्रोच है। एक तो केस ट्रांजैक्शन अप्रोच है जिसका प्रतिपादन फिशर के द्वारा किया गया, और एक केस बैलेंस अप्रोच है जिसका प्रतिपादन मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और किन्स जैसे थे जिन्होंने अपने इक्वेशन देकर किया। इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद में कीनेजियन थ्योरी है जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तरलता अधिमान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि किन्स के द्वारा दिया गया। और इसके बाद में पोस्ट कीनेजियन थ्योरी है जो है बामोल और टोबिन की। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार इनके बारे में बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि इनमें सब में है क्या फर्क। क्लासिकल जो थे परंपरावादी अर्थशास्त्री, किन्स ने उन सभी अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा है जो उनसे पूर्व के अर्थशास्त्री थे। लेकिन सामान्यतः क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक क्लासिकल और एक न्यू क्लासिकल। क्लासिकल में जो एडम स्मिथ और उनके अनुयायी थे उनको क्लासिकल माना जाता है, और न्यू क्लासिकल में जो मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन जैसे अर्थशास्त्री है इनको हम न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में मानते। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों के ग्रुप का, मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य के लिए की जाती है, हम या ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा सावधानी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग नहीं की जाती। मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो लेन देन करना है। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन का किस प्रकार लेन देन किया जाए, इसके लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। किन्स जो आए, किन्स ने मुद्रा की मांग में एक नई बात को शामिल किया। किन्स ने कहा कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन या सावधानी उद्देश्य के लिए नहीं की जाती, इसके साथ साथ सट्टा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग की जाती है। लेकिन क्लासिकल ये मानते थे कि मुद्रा की मांग है उसके ऊपर ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्स ने यह माना कि मुद्रा की जो लेन देन और सावधानी उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग है वो तो आय के स्तर पर निर्भर करती है, लेकिन सट्टा उद्देश्य हेतु जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद में जो पोस्ट कीनेजियन थ्योरी है, बामोल है, बामोल ने क्लासिकल थ्योरी के अंदर इंप्रूवमेंट किया, और टोबिन ने है जो किन्स की थ्योरी के अंदर इंप्रूवमेंट किया। हम इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, क्यूटीएम की। क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। जैसा कि इसका नाम है, मुद्रा का परिमाण, क्वांटिटी। ये जो थ्योरी है ये कहती है कि मुद्रा का जो मान है वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करेगा। यहां पर एक चीज समझने लायक है, एक शब्द होता है सामान्य कीमत स्तर, जिसको हम जनरली पी से दर्शाते हैं,
और एक होता है मुद्रा का मूल्य, जो कि P का इनवर्स होगा, यानी कि जैसे जैसे हमारी कीमतें बढ़ेगी वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य घटता जाएगा, क्योंकि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ इन दो चीजों को समझना जरूरी है, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य। सबसे पहले हम बात करते हैं फिशर के समीकरण की। फिशर का समीकरण, जिसको कहते हैं नकद लेन देन समीकरण या नकद सौदा समीकरण, नकद लेन देन समीकरण या नकद सौदा समीकरण। 1911 के अंदर इरविंग फिशर ने एक पुस्तक लिखी थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। 1911 में पुस्तक लिखी थी दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इरविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की है जो व्याख्या की, और इस सिद्धांत में इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं फिशर का समीकरण या नकद लेन देन समीकरण, केस ट्रांजैक्शन इक्वेशन। फिशर ये मानते हैं कि जो मुद्रा की मांग है वो केवल लेन देन उद्देश्य के लिए की जाती है, मुद्रा को हम केवल हमारे ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं। और किन्स ये मानते हैं कि जो मुद्रा की मांग हम करते हैं वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी उत्पादन है उसको हम किस प्रकार उस मुद्रा की सहायता से उपभोग कर सकें या उसका उपयोग कर सकें। और किन्स ये मानता है, फिशर ये मानता है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे कीमत स्तर भी बढ़ता है, अर्थात जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ता है। माना मुद्रा की मात्रा M 10% बढ़ा तो फिशर मानता है कि प्राइस भी 10% बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, किस कारण होगा, इसकी व्याख्या करने के लिए फिशर ने एक समीकरण दिया। फिशर का समीकरण है एम वी बराबर पी टी। एम वी बराबर पी टी, ये है इधर वाला पॉइंट है, इसको हम मनी सप्लाई साइड कहते हैं और इसको हम मनी डिमांड साइड कहते हैं। ये मुद्रा की मांग को दर्शाने वाला पक्ष है, ये मुद्रा की पूर्ति को दर्शाने वाला पक्ष है। फिशर ये मानता है कि यदि यहां पर एम फॉर क्या है, मनी, वी फॉर वेलोसिटी यानी चलन वेग, और पी फॉर प्राइस और टी फॉर ट्रांजैक्शन यानी सौदा कितने करते हैं, उनको दर्शाता है। तो इस फिशर के इस समीकरण को केस ट्रांजैक्शन इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं, और इस इक्वेशन को फिशर ने विस्तारित करके भी बताया, जिसमें बैंक की जमाओं को भी शामिल कर लिया। बैंक की जमाओं को शामिल करते हुए जो इक्वेशन लिया उसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, पीटी बराबर एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम। यहां पर P क्या है, P है कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल। T मतलब है सौदों की मात्रा, ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसको दर्शाता है। M फॉर मुद्रा की मात्रा, V मुद्रा का चलन वेग, M प्राइम बराबर बैंक मुद्रा और V प्राइम बराबर
बैंक मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा के चलन वेग से तात्पर्य यह है कि मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कितने लेन देन करती। यदि मान लो मैं 10 रुपए की सहायता से वर्ष में 10 बार ट्रांजैक्शन करता हूं तो उस 10 रुपए की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी। तो जो फिशर का समीकरण है वो कई मान्यताओं पर आधारित है। जो फिशर के समीकरण की मान्यता है वो पहली मान्यता है कि v और v प्राइम दोनों क्या है, स्थिर है। यानी कि मुद्रा का चलन वेग किसी अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जैसा कि क्लासिकल थ्योरी यही मानती है कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगा, पूर्ण रोजगार रहेगा, किसी प्रकार की बेरोजगारी की हालतें नहीं पाई जाएगी। इसके साथ साथ इस टी को भी स्थिर माना है इन्होंने, ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्थिर इसलिए हो जाएंगे जब रोजगार की मात्रा स्थिर है तो उत्पादन स्थिर हो जाएगा, और उत्पादन स्थिर होने से हमारा क्या होगा, व्यापार की जो मात्रा है वो भी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और दूसरा बोलता है कि बैंक मुद्रा और करेंसी मनी एम प्राइम और एम के बीच में एक स्थिर अनुपात पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मुद्रा की मात्रा सक्रिय है। फिशर ने मुद्रा की मात्रा में केवल उस मुद्रा को ही शामिल किया जो लेन देन के उद्देश्य से काम में आती है। इसके आधार पर हम फिशर के समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं कि फिशर ने कहा है कि ये टी भी स्थिर है और वी भी स्थिर है, एम प्राइम भी स्थिर है। तो जो फिशर के कुछ अनुयायी थे उन्होंने बैंक मुद्रा वाले भाग को महत्वहीन मान के छोड़ दिया और पी टी बराबर एम वी माना। यदि हम v को और t को स्थिर मान लें तो p और m में क्या होगा, प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होगा। यानी जिस अनुपात में हमारी कीमत मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में हमारी क्या है, कीमतें बढ़ेगी। इसको एक रेखा चित्र से हम व्यक्त कर सकते हैं। इधर हमने P लिया, इधर M लिया, इनके बीच में ये 45 डिग्री वाली लाइन ये दर्शा रही है कि P बराबर फंक्शन ऑफ M, ये दर्शा रही है कि जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही कीमतों में वृद्धि होगी। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कीमत और मुद्रा की मात्रा के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है, ये पाया जाता है, ऐसा फिशर ने कहा। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि फिशर ये मानता है कि एक अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसका एक ही कार्य है, लेन देन का कार्य। फिशर ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, बेरोजगारी की हालतें नहीं है। और यदि फिशर अपने समीकरण में ये मान लेता है कि ट्रांजैक्शन यानी व्यापार, सौदों की मात्रा और मुद्रा की वेलोसिटी स्थिर है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो जिस अनुपात में m बढ़ेगा उसी अनुपात में p बढ़ेगी। यानी कि यदि मुद्रा की मात्रा में 10% वृद्धि की जाती है तो कीमतों में भी 10% वृद्धि होगी। और इसी के अनुसार मुद्रा का मूल्य यानी कि 1/p में 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस बात की व्याख्या फिशर ने अपने समीकरण की सहायता से की और बताया।